नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें बात करेंगे कोरोना काल में शुरू हुए मानसून सत्र की। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पे नजर। चीनी जासूसी का बड़ा खुलासा, ब्रिटिश पीएम और शाही परिवार का डाटा हुआ कलेक्ट। ब्रिटिश अखबार ने किया है दावा, भारत की भी कर रहा है जासूसी। कोरोना काल में शुरू हुआ मानसून सत्र, प्रवासी मजदूरों के मसले पर संसद में पूछा गया लिखित सवाल। प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। चंडीगढ़ पहुंचते ही बोली कंगना, कहा इस बार मैं बच गई, सोनिया सेना के कारण मुंबई असुरक्षित। यूपी विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 का असर, 17 नए रूट पर हवाई सेवा को मिली मंजूरी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह, हर स्तर के लिए तैयार है बीजेपी। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। कवर स्टोरी में बात करेंगे आज से शुरू हुए मानसून सत्र की, जिसमें लॉकडाउन में लिखित रूप में प्रवासी मजदूरों के मौत के आंकड़े मांगे गए थे। क्या दिया सरकार ने जवाब, जाने कवर स्टोरी में। लोकसभा में विपक्ष के कुछ सांसदों की ओर से प्रवासी मजदूरों के मसले पर जानकारी मांगी गई। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन में कितने मजदूरों की मौत हुई है, ऐसा आंकड़ा उसके पास नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। मानसून सत्र की हुई शुरुआत, सरकार से पूछे गए लिखित सवाल। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों पर आए सवाल। प्रवासी मजदूरों के मौत के आंकड़े नहीं हैं सरकार के पास। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष की ओर से इस बार लिखित तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों पर काफी संकट आया था। सरकार से इसी मामले पर सवाल पूछा गया है। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस बीच हुई प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े की जानकारी मांगी, जिस पर सरकार ने कहा कि उनके पास कोई डाटा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के मसले पर सवाल थे कि क्या सरकार प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों को पहचानने में गलती कर गई। क्या सरकार के पास ऐसा आंकड़ा है कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों की मौत हुई है, क्योंकि हजारों मजदूरों के मरने की बात सामने आई है। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि क्या सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया है, अगर हाँ तो उसकी जानकारी दे। इसके अलावा लिखित सवाल में कोरोना संकट के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी मांगी गई। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लिखित जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि भारत ने एक देश के रूप में केंद्र, राज्य सरकार, लोकल बॉडी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। वहीं राशन के मसले पर मंत्रालय की ओर से राज्यवार आंकड़ा उपलब्ध न होने की बात कही है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अतिरिक्त चावल या गेहूं, 1 किलो दाल नवंबर 2020 तक देने की बात कही गई है। इससे अलग सरकार की ओर से लॉकडाउन के वक्त गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, EPF स्कीम जैसे लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन लगने के तुरंत बाद लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर आ गए थे और पैदल ही घर जाने लगे थे। इस दौरान कई मजदूरों की एक्सीडेंट, भूख प्यास और तबीयत खराब होने के कारण मरने की खबर भी आई थी, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा था। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है आज। ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। भारत में चीनी जासूसों के खुलासे के बाद अब ब्रिटेन से भी ऐसी ही खबर सामने आई है। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि चीनी कंपनी ने करीब 40,000 नागरिकों का डाटा तैयार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। चीनी जासूसी का खुलासा, चीन कर रहा है भारत की जासूसी। ब्रिटेन की भी जासूसी में लगा है चीन। दोनों देशों के कई नेताओं, बिजनेसमैन की हो रही है जासूसी। चीन के नापाक इरादों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। आज सुबह को ही खुलासा हुआ है कि चीन भारत के करीब 10,000 लोगों की निगरानी कर रहा है, जिसमें देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शामिल है। अब एक ऐसा ही खुलासा ब्रिटेन को लेकर भी हुआ है, जहां एक चीनी कंपनी ने ब्रिटेन के 40,000 लोगों की जासूसी की है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एक चीनी कंपनी ने करीब
ब्रिटेन के 40,000 लोगों का डाटाबेस तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल चीनी सरकार अपनी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी ने ब्रिटेन के बड़े राजनेताओं, बिजनेसमैन, अभिनेताओं का डाटा तैयार किया है। चीनी सर्वर में इन सभी लोगों का एक फोल्डर तैयार किया गया है, जिसमें इन सभी की जानकारियां सिमटी हुई हैं। टेलीग्राफ के दावे के अनुसार चीनी कंपनी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी कैबिनेट, शाही परिवार, सेना के अफसर, बिजनेसमैन और कई अपराधियों का डाटाबेस तैयार किया हुआ है। लिस्ट में कई और नाम हैं, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि चीन ने इनका डाटा कैसे कलेक्ट किया और कब से कर रहा है। इस खुलासे पर ब्रिटिश सांसद जस्टिन वेल्बी एफ्राइम मिरविस ने सरकार से सवाल पूछा है और कहा है कि लगता है पूरा ब्रिटेन चीन की नजरों में है। भारत में भी हुआ है ऐसा खुलासा। आपको बता दें कि आज ही भारत में भी एक अंग्रेजी अखबार ने ऐसा खुलासा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन की एक कंपनी ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, दर्जन मुख्यमंत्रियों और पूर्व सेनाध्यक्ष, जज, बॉलीवुड स्टार और खिलाड़ियों समेत 10,000 लोगों की जासूसी की है। इस खुलासे के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और लोकसभा में भी इस मसले को उठाया गया। चीनी कंपनी की ओर से इन हस्तियों का डिजिटल डाटा तैयार किया गया है, जिसे चीनी सेना PLA के साथ साझा किया है। भारत सरकार पहले ही कई चीनी कंपनियों और मोबाइल ऐप पर बैन लगा चुकी है, जिन पर इस तरह का डाटा कलेक्ट करने का शक था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में चीनी साजिश का खुलासा हो रहा है। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। महाराष्ट्र सरकार के साथ जारी विवाद के बीच अभिनेत्री कंगना मुंबई से लौट आई। चंडीगढ़ पहुंचकर उन्होंने एक ट्वीट किया और शिवसेना पर वार किया। क्या लिखा उसमें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंगना का शिवसेना और कांग्रेस पर हमला, मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला, सोनिया सेना के कारण मुंबई असुरक्षित। महाराष्ट्र सरकार के साथ जारी विवाद के बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई से वापस लौट आई है। कंगना सोमवार सुबह ही मनाली के लिए रवाना हुई। इस बीच चंडीगढ़ पहुंचकर उन्होंने एक ट्वीट किया और शिवसेना पर वार किया। कंगना ने लिखा कि अब मुंबई में पहले जैसी सुरक्षा नहीं रही है। इसके लिए उन्होंने शिवसेना के सोनिया सेना होने को कारण बताया। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, चंडीगढ़ में उतरते ही मेरी सुरक्षा नाम मात्र रह गई है। लोग खुशी से बधाई दे रहे हैं। लगता है इस बार मैं बच गई। एक दिन था जब मुंबई में माँ के आंचल की शीतलता महसूस होती थी। आज वो दिन है जब जान बची तो लाखों पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला हो गया है। इसके अलावा कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली के दिल को चीर के वहां इस साल खून बहा है। सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए। आज आजादी की कीमत सिर्फ आवाज है। मुझे अपनी आवाज दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून होगी। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने आरोप लगाया है कि मुंबई में उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है और लगातार उन्हें धमकाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के साथ कंगना का लगातार वाद विवाद चल रहा है। इसी मसले पर उन्होंने बीते दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में राज्यों से आज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 का असर दिखने लगा है। प्रदेश में 17 नए रूट पर हवाई सेवा शुरू करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के मंडल मुख्यालय को राजधानी लखनऊ के साथ अन्य शहरों के लिए हवाई यातायात सेवा शीघ्र ही संचालित होगी। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 का असर दिखने लगा है। प्रदेश में 17 नए रूट पर हवाई सेवा शुरू करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कुशीनगर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ निरीक्षण किया था।
इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की थी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री पुरी तथा उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी थे। इस दौरान चित्रकूट के साथ अयोध्या तथा सोनभद्र पर विशेष फोकस था। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में 17 नए रूट पर विमान सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने यह उड़ान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 17 नए मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने बीते महीने ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदेश नए हवाई मार्ग पर आरसीएस के तहत हवाई सेवा संचालित करने का प्रस्ताव दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से बरेली, मेरठ व सहारनपुर में भी हवाई अड्डे बनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ गाजियाबाद के हिंडन, लखनऊ तथा वाराणसी में हवाई अड्डे संबंधी विकास कार्य करने का अनुरोध किया है। यात्रियों की संख्या में 9.58% की बढ़ोतरी। राज्य के कुल हवाई यात्रा की संख्या में 9.58% की बढ़ोतरी हुई। गोरखपुर, प्रयागराज और कानपुर में हवाई यात्राओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। इसके साथ ही अब मेरठ, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, सहारनपुर, झांसी, गाजीपुर और बरेली में हवाई सेवा की शुरुआत के लिए एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। वाराणसी और लखनऊ में एयरपोर्ट के विस्तार की योजना है। वाराणसी में अतिरिक्त 350 एकड़ भूमि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए क्रय की जा रही है। स्पेशल डेस्क IVN भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह रच रही हैं। बीजेपी भी उसी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव मैदान में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह की रचना करने में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी न केवल विरोधियों के लिए चक्रव्यूह रचने में जुटी है, बल्कि विरोधियों द्वारा रचे गए चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी सभी प्रकार के चुनावी हथियार भी तैयार कर लिए हैं। बीजेपी ने इसके लिए जो व्यूह की रचना की है वे इस प्रकार हैं। केंद्र स्तर तक समितियों का गठन। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समितियां चुनाव संचालन समिति से लेकर मतदान केंद्र स्तर तक समितियों का गठन कर चुकी है। प्रतिदिन प्रदेश मुख्यालय में मोर्चा व प्रकोष्ठों की बैठकें हो रही हैं और आगे की रणनीतियां बनाने में जुटी हैं। बीजेपी ने मतदान केंद्र स्तर पर सप्तऋषि और मंडल स्तर पर त्रिशक्ति समेत हर घर तक संपर्क करने वाली टोलियों की भी सूची बना ली है। पार्टी के युवा व अनुभवी नेता और कार्यकर्ताओं की टीम को चुनाव प्रबंधन के सफल संचालन का दायित्व सौंप दिया गया है। आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत कर कई डिजिटल रथों को रवाना कर आम लोगों को बीजेपी से जोड़ने का मूल मंत्र देकर दिल्ली वापस हो चुके हैं। अपने बिहार दौरे के क्रम में कोर कमेटी की बैठक में नड्डा ने न केवल अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी चक्रव्यूह की रचना का मूल मंत्र दिया है, वहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश भर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार अभियान राज्य को न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आत्मनिर्भर बिहार एक राज्यव्यापी अभियान है जिसके द्वारा पार्टी 2 करोड़ से अधिक घरों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचेगी। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि पार्टी के इस अभियान का मकसद न केवल लोगों के सुझाव जानना है, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना है, जिसका लाभ चुनाव में उठाया जा सके। बीजेपी का थिंक टैंक। इधर विपक्ष कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर आतुर है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीजेपी का थिंक टैंक कोरोना राहत में हाथ बटाने के साथ चुनाव को देखते हुए आक्रामक होने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाओं को घर घर तक बताने का निर्देश दिया गया है तथा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य का उल्लेख करने को कहा गया है। नया नारा, जन जन की पुकार। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नया नारा, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो संभव है का नारा देकर यह भी संकेत दे दिया है कि पार्टी विरोधियों के चक्रव्यूह तोड़ने के लिए सभी प्रकार के चुनावी हथियार की तैयारी कर ली गई है। लेकिन मुख्य हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही होगा। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।